अब पोजीशन का हो चुका है पूरा। अब हम आते हैं मूवमेंट्स पे, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है किस किस मूवमेंट्स पे। तो टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट इन जनरल एट साइनोवियल जॉइंट आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरीज। तो मूवमेंट्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट। रिलेटिवली फ्लैट सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ एंड फ्रॉम साइड टू साइड विद रिस्पेक्ट टू वन अदर। द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। तो इसमें यही बताया गया है कि जो जो इनकी जो आर्टिकुलेशन सरफेस है वो वैसे फ्लैट होती है, जिस वजह से वो खाली बैक और फोर्थ मूव कर सकते हैं और साइड टू साइड मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है विस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट, जो कि प्लेन जॉइंट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, विस्ट जॉइंट में आप देखा होगा कि विस्ट काफ़ी हम खाली पीछे और आगे मूव कर सकते हैं और साइड टू साइड मूव कर सकते हैं। हाँ, उसको हम सर्कल में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम ही प्रॉपर सर्कल नहीं होता है। और जो एंगल होता है मूवमेंट का, वो इतना ज़्यादा मतलब चेंज नहीं होता है, सिग्निफिकेंटली नहीं होता है, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एंगुलर मूवमेंट पे। एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो जो दो बोन होती है जो एक दूसरे से अटैच होती है, तो जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं उसके वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे से एंगल बना सकती है मूवमेंट का, जो ग्लाइडिंग मूवमेंट में इतना नहीं हो पाता है। तो एंगुलर मूवमेंट, एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन डिक्रीज और इंक्रीज। इन फ्लेक्शन देयर इज डिक्रीज इन एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन एंड इन एक्सटेंशन देयर इज इंक्रीज इन एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन। जब आप फ्लेक्शन करते हो, जैसे कि फ्लेक्शन आप कब करते हो, जब आप अपने मतलब बाइसेप्स दिखाते हो तब आप फ्लेक्शन करते हो, तब जो दो बोन के बीच में जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता है। और जब आप एक्सटेंशन करते हो तब जो दो बोन के बीच में जो एंगल होता है वो इंक्रीज होता है। और लेटर फ्लेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ ट्रंक साइडवेज टू द राइट और लेफ्ट एट द वेस्ट। तो जो लेटर फ्लेक्शन होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जब आप अपनी ट्रंक को राइट और लेफ्ट में जब आप मूव करते हैं तो उसको हम लेटर फ्लेक्शन कहते हैं। फिर आगे आता है एडक्शन और अबडक्शन। एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ बोन टूवर्ड मिड लाइन, वेरएज अबडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम मिड लाइन। तो एडक्शन का मतलब ऐड करना, मतलब कि अगर आप अपने हैंड को बाहर से अंदर की तरफ लाते हो तो उसको हम एडक्शन कहते हैं, यानी कि आप मिड लाइन के टूवर्ड ला रहे हो। और अबडक्शन का मतलब वो होता है अपने हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना, या फिर अपने पैर को बाहर की तरफ लेके जाना, जिसको हम कहते हैं अवे फ्रॉम मिड लाइन, जिसको हम अबडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे आते हैं रोटेशन पे। अ बोन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इट इन medial rotation, anterior surface of the bone of limb is turned toward the midline. In lateral rotation, anterior surface of the bone of limb is turned away from the midline. तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जब आप अपने शोल्डर जॉइंट को जब आप अपने हाथ को बाहर की तरफ घुमाते हो तो उसको हम कहते हैं लेटरल रोटेशन, और जब आप अपने हाथ को अंदर की तरफ घुमाते हो तो उसको कहते हैं हम मीडियल रोटेशन। इसको फिर हम आगे आते हैं स्पेशल मूवमेंट पे। दिस ओकर ओनली एट द सर्टेन जॉइंट, एग्जाम्पल प्रोनेशन, सुपिनेशन एट रेडियल जॉइंट, प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन एट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। नीचे शायद इसका एग्जाम्पल दिया होगा। जैसे ये प्रोनेशन सुपिनेशन का नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। प्रोनेशन में जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो हाथ है वो आपके जो हाथ का जो पाम एरिया वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, और सुपिनेशन में आपका जो पाम एरिया है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। तो यही बात है। सुपिनेशन में जब आपका पाम अपवर्ड होता है तो उसको सुपिनेशन कहते हैं, और जब आपका पाम डाउनवर्ड होता है तो उसको प्रोनेशन कहते हैं। और वो इसमें दिखा रखा है, जैसे मैं आपको कहा था फ्लेक्शन मतलब बेंडिंग, डिक्रीज इन द जॉइंट एंगल, एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेटिंग, इंक्रीजिंग द जॉइंट एंगल। यानी फिर ये अबडक्शन का मतलब होता है बाहर की तरफ ले जाना, और एडक्शन का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि अंदर की तरफ लेके आना टूवर्ड द मिड लाइन।
और सर्कमडक्शन का मतलब होता है अपने हाथ को सर्कल की तरह घुमाना, मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। फिर इसके बाद स्पेशल और जो सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन आप समझ गए होंगे, रेडियो अल्नर जॉइंट की वजह से ये होता है। और प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो होता है, जो आपका जो माउथ होता है, जब आप अपने लोअर जॉ को जब आप बाहर की तरफ निकालते हो, ऐसे बाहर की तरफ निकालते हो, तब उसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। और जब वापस अंदर की तरफ लेके जाते हो तो उसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन। अभी हम समझेंगे कि अपर लिम्स में क्या क्या मूवमेंट्स होती है। तो सबसे पहले जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्लेक्शन। व्हेन टू फ्लेक्सर सरफेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, एग्जाम्पल इन एल्बो जॉइंट्स, व्हेन फ्रंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म आर अपोज टू ईच अदर। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जब दो फ्लेक्सर सरफेस या फिर जो सरफेस को हम जब एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, जैसे कि एल्बो जॉइंट में, तब जो एंगल होता है वो पहले तो डिक्रीज़ होता है, जैसे कि इसमें आपको दिखा रखा है, ये फ्लेक्शन दिखा रखा है। तो जब आप दो सरफेस को एक दूसरे क्लोज में लाते हो, जैसे कि इसमें एल्बो जॉइंट में दिखा रखा है, क्लोज लाते हो तो डिक्रीज एंगल, पहले तो ये बेंडिंग, तो इसको फ्लेक्शन कहते हैं, बेंडिंग और डिक्रीजिंग द जॉइंट एंगल। और जब आप दो सरफेस को जितना हो सके उतना जब आप दूर लेके जाते हो तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, जिसमें आप कह सकते हो स्ट्रेटनिंग या फिर इंक्रीजिंग द जॉइंट एंगल। तो फ्लेक्शन का मतलब होता है क्लोज लाना, और एक्सटेंशन का मतलब होता है दूर लेकर जाना। और एक एग्जांपल हो सकता है, और या फिर आप कह सकते हो फ्लेक्शन को आप ये भी समझ सकते हो कि डिक्रीज द जॉइंट एंगल, और एक्सटेंशन मतलब होता है इंक्रीजिंग द जॉइंट एंगल। फिर इसके बाद हम समझते हैं आगे एक्सटेंशन का मतलब, व्हेन एक्सटेंसर और डोर्सल सरफेस आर ब्रोट एज इन एज मच अप्रोक्सीमेशन एज पॉसिबल, एग्जाम्पल स्ट्रेटन द आर्म एंड फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, जो आपको नीचे समझाया था। फिर अबडक्शन का मतलब होता है बाहर की तरफ लेके जाना, व्हेन लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी। और एडक्शन का मतलब अंदर की तरफ लेके आना, ऐड करना, व्हेन लिम्ब इज ब्रॉट क्लोज टू द बॉडी। तो वो इसने दिखा रखा है। एबडक्शन का मतलब बाहर की तरफ लेके जाना, और एडक्शन का मतलब अंदर की तरफ लेके आना। फिर आगे इसने बता रखा है सर्कमडक्शन। इट इज़ द मूवमेंट एट डिस्टल एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इन ए सर्कल, यानी कि डिस्टल एंड मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को एक सर्कल में मूव करना, जिसमें अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन एज इन बॉलिंग। तो सर्कमडक्शन का मतलब यही है कि आपका जो ये एंड है, जो ये डिस्टल पार्ट है, जिसको हम एंड पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं, उसको आपको एक सर्कल की तरह रोटेट करना है, जिसमें जितने भी ये जिसमें चार मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, ये चारों मूवमेंट एक साथ इन्वॉल्व होती है सर्कमडक्शन में। फिर आगे हम आते हैं मिडल रोटेशन में। तो मिडल रोटेशन की मतलब होता है अपने हाथ को अंदर की तरफ मोड़ना। व्हेन द आर्म रोटेट्स मिडली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स्ड फोरआर्म अक्रॉस द चेस्ट, और तो इसमें ये होता है कि जब आप अपने आर्म को मिडली रोटेट करते हो और अपने फ्लेक्स्ड फोरआर्म को अक्रॉस द चेस्ट मूव करते हो, तो उसको हम कहते हैं मिडल रोटेशन। और लेटर रोटेशन में अपने हाथ को बाहर की तरफ मोड़ना, व्हेन आर्म रोटेट लेटरली टेकिंग द फ्लेक्स्ड फोरआर्म अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें यही है अपने फ्लेक्स्ड, मिडल का मतलब अंदर की तरफ मोड़ना, लेटर का मतलब बाहर की तरफ मोड़ना। नीचे शायद फोटो नहीं दे रखी है, ओके, समझ तो गए होंगे आप। फिर आगे हम समझते हैं सुपिनेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ये रेडियो अल्ना जॉइंट के कारण होता है। तो जब सुपिनेशन का मतलब ये होता है अपने पाम को ऊपर की तरफ फेस करना, और प्रोनेशन का मतलब होता है अपने पाम को नीचे की तरफ फेस करना। तो सुपिनेशन व्हेन द पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड और अपवर्ड एज इन पुटिंग फूड इन द माउथ। तो जब आप खाना खाते हो तो आपका जो हाथ होता है वो सुपिनेशन पोजिशन में होता है, यानी सुपिनेशन मूवमेंट के पोजिशन में होता है। और प्रोनेशन का मतलब होता है जब आपके हाथ की हथेली नीचे की तरफ होती है तो उसको प्रोनेशन कहते हैं। व्हेन द पाम फेसिंग बैकवर्ड और डाउनवर्ड एज इन द पिकिंग फूड विथ फिंगर्स फ्रॉम द प्लेट। जब आप खाना उठाते हो प्लेट से, तब आपका जो हाथ होता है वो प्रोनेशन पोजिशन पे होता है। फिर अब आता है
एडक्शन ऑफ डिजिट्स एंड फिंगर्स व्हेन ऑल फिंगर्स गेट टुगेदर। जब आप मुट्ठी बनाते हो तब आपके सारे फिंगर्स जो होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एडक्शन ऑफ डिजिट्स या फिंगर्स। फिर आता है अबडक्शन व्हेन ऑल फिंगर्स सेपरेट। तो अबडक्शन ऑफ डिजिट्स या फिर फिंगर्स को हम कहते हैं व्हेन ऑल फिंगर्स सेपरेट होती है, उसको हम ये अबडक्शन कहते हैं। फिर इसमें लिखा है द एक्सेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फिंगर इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिडल फिंगर। और जो एक्सेस होती है, एक्सेस मूवमेंट, तो वो जो इमेजनरी जो मिड लाइन होती है, जो इमेजनरी लाइन होती है, तो वो जो होती है वो सेंटर ऑफ द मिड लाइन से पास करती है। उससे कोई पूछता नहीं है, ये बस ऐसे ही दे रखी है लाइन, पता नहीं क्यों। फिर अब आता है ऑपोजिशन ऑफ थंब व्हेन द टिप ऑफ द थंब टचेस द टिप ऑफ एनी ऑफ द फिंगर्स को हम कहते हैं ऑपोजिशन ऑफ द थंब। जब आपका थंब दूसरी फिंगर के टिप्स को जब टच करता है तो उसको हम कहते हैं ऑपोजिशन। जब आप कुछ भी ऐसे काउंटिंग करते हो 1 2 3 तब आप ऐसे टच करते हो बचपन में, तो उसको हम कहते हैं। फिर आता है सर्कमडक्शन ऑफ थंब। ये थंब का सर्कमडक्शन है, वो पूरे लिम्ब का था, ये ओनली थंब का है। तो ये भी वही है मूवमेंट ऑफ, चारों मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, एक्सटेंशन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन। तो अभी हम आते हैं लोअर लिम्ब पे। फ्लेक्शन ऑफ थाई व्हेन फ्रंट ऑफ द थाई कम इन कॉन्टैक्ट विद द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप अपनी थाई को पुल करते हो अपनी चेस्ट की तरफ, तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ थाइस इन सिंपल वर्ड्स। फिर एक्सटेंशन ऑफ थाई, जब आप स्ट्रेट खड़े हो तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ थाई, यानी कि जो आपकी थाई है वो एकदम क्या कहते हैं, एकदम पूरी स्ट्रेट है, 180 डिग्री का एंगल बना के रखा है उसने जॉइंट्स पे। फिर हम आते हैं अबडक्शन व्हेन थाई इज़ टेकन अवे फ्रॉम द मीडियम प्लेन। और एडक्शन का मतलब होता है व्हेन थाई इज़ ब्रॉट क्लोज टू द मीडियम प्लेन। तो नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है इसका, ये रहा। तो मिडिल रोटेशन में क्या होता है, आपका जो लेग होता है उसको आप अंदर की तरफ रोटेट करते हो, और लेटरल रोटेशन में क्या होता है, जब आप अपने लेग को बाहर की तरफ रोटेट करते हो, यानी कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन। फिर आता है फ्लेक्शन ऑफ नी व्हेन बैक ऑफ द थाई एंड बैक ऑफ द लेग कम इन अपोजिशन। तो फ्लेक्शन ऑफ द नी का मतलब यही है, जैसे जब आपकी नी जॉइंट जो होती है, जब आप नी जॉइंट को जब आप भागते हो तब आपका जो नी जॉइंट का फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन ऑफ नी की तरफ। व्हेन थाई एंड लेग आर इन स्ट्रेट लाइन एज इन स्टैंडिंग। जब आपकी थाई और लेग वापस जब आप स्ट्रेट करते हो, हाँ, तब उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, जब आप फ्लेक्शन से वापस एक्सटेंशन आते हो। तो फिर आता है डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट व्हेन डोर्सम ऑफ फुट इज़ ब्रॉट क्लोज टू फ्रंट ऑफ लेग एंड सोल फेसेस फॉरवर्ड। तो जैसे इसने नीचे दिखा रखा है, इसको कहते हैं डोर्सी फ्लेक्शन, यानी कि आपका जो ये क्या कहते हैं लेग है, उसको हम अपने इस थाई के क्लोज लेके आ रहे हैं, और जो सोल पार्ट है यानी नीचे का जो पार्ट है उसको हम फ्रंट की ओर दिखा रहे हैं, तो उसको हम डोर्सी फ्लेक्शन कहते हैं। फिर आता है प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट व्हेन सोल ऑफ फुट और प्लांटर एक्सपेक्ट ऑफ फुट फेस बैकवर्ड। तो इसमें ये बताया गया है कि जब आप अपने पैर को नीचे की तरफ लेके जाते हो, यानी सोल को अपने पीछे की तरफ लेके जाते हो, तो उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं इन्वर्जन ऑफ फुट। ये वैसे सिंपल टॉपिक है, ये बस मुझे लगता है बस इमेजेस देख के आप समझ जाओगे, आपका क्लियर डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं इनवर्जन ऑफ फुट और ई वर्जन ऑफ फुट। तो इन का मतलब होता है अंदर और ई का मतलब होता है बाहर, यानी इनवर्जन का मतलब होता है, इनवर्जन ऑफ फुट का मतलब होता है अपने फुट को अंदर की तरफ लाना, और ई वर्जन ऑफ फुट का मतलब होता है अपने फुट को बाहर की तरफ लेकर जाना, जैसे दिखा रखा है। ई वर्जन का मतलब टर्निंग आउटवर्ड और इनवर्जन का मतलब होता है टर्निंग इनवर्ड। इसमें शायद अपोजिट, हाँ, ये नीचे, हाँ, ये जैसे आप देख सकते हो, टर्निंग आउटवर्ड को कहते हैं ई वर्जन और इनवर्जन कहते हैं टर्निंग इनवर्ड। वैसे इसमें लिखा है ई वर्जन ऑफ फुट व्हेन मिडिल बॉर्डर ऑफ फुट इज राइज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, और ई वर्जन का व्हेन लेटर बॉर्डर ऑफ द फुट इज राइज्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ये अलग ही लैंग्वेज लिख रखी है। फिर आते हैं इन नेक रीजन में। नेक रीजन में कौन कौन सी मूवमेंट होती है, एक तो पहली होती है फ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेन फेस कम क्लोजर टू चेस्ट, यानी हम जब आगे अपनी गर्दन को झुकाते हैं तो उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन किसको कहते हैं, व्हेन फेस इज ब्रॉट अवे फ्रॉम द चेस्ट, जब हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं।
फिर आगे आते हैं लेटर फ्लेक्शन। व्हेन ईयर्स इज़ ब्रॉट क्लोजर टू चेस्ट, जब हम अपने फेस को दाएं और बाएं साइड रोटेट करते हैं यानी मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेटर फ्लेक्शन। फिर आता है रोटेशन। रोटेशन हम समझ गए होंगे, अपने नेक को चारों तरफ मूव करना, उसको हम कहते हैं रोटेशन। व्हेन नेक रोटेट सो दैट द चिन गोज टू द अपोजिट साइड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो द नेक टू रोटेट द नेक इन ऑल द डायरेक्शन, सिंपल भाषा है। फिर आते हैं ओपनिंग द माउथ। व्हेन लोअर जा इज़ लोअर टू ओपन द माउथ, मतलब कि आपके जॉ का जो निचला वाला जो हिस्सा है उसको जब आप और नीचे करते हो तो उसको हम ओपनिंग द माउथ कहते हैं। और क्लोजर ऑफ द माउथ को हम कहते हैं व्हेन लोअर जॉ इज़ अपोज टू द अपर जॉ क्लोज द माउथ, मतलब सिंपली कहते हैं इसको मुंह खोलो मुंह बंद करो, इतना ज़्यादा डिटेल में क्या बताने था। फिर आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब इमेजेस दे रखी होगी कि जब आप अपनी इस लोअर जॉ को आप बाहर की तरफ लेके आते हो तो उसको प्रोटेक्शन कहते हैं, और जब आप वापस अंदर की तरफ लेके जाते हो तो उसको रिट्रैक्शन कहते हैं। ये टेम्पर मैंडिबुलर जॉइंट का एक एग्जांपल है, और ये एक ग्लाइडिंग मूवमेंट है जो हमने पहले पढ़ी थी, यानी ये खाली एक ही तरह से मूव कर सकता है आगे और पीछे। तो वही इसमें बता रखा है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है व्हेन लोअर जॉ स्लाइड फॉरवर्ड इन इट्स सॉकेट इन द टेम्पर बोन ऑफ द स्कल, तो वही है जब लोअर जॉ स्लाइड करती है फॉरवर्ड की तरफ अपनी ही सॉकेट पे, तो अपनी सॉकेट पे इन द टेम्परल बोन ऑफ द स्कल। और रिट्रैक्शन मतलब वापस अंदर लेके जाना। व्हेन द लोअर जॉ स्लाइड बैकवर्ड इन इट्स सॉकेट इन द टेम्पर बोन ऑफ द स्कल। टेम्परल बोन मतलब वो बोन है जहाँ पर ये जिसकी वजह से ये आगे पीछे होते हैं जॉइंट। फिर आता है ट्रंक का। ट्रंक में भी वही है, बैकवर्ड बेंडिंग को हम एक्सटेंशन कहते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग को हम फ्लेक्शन कहते हैं, साइड वर्ड मूवमेंट को हम लेटर फ्लेक्शन कहते हैं, जैसे कि साइड वर्ड मूव कर रहा है तो ये हो गया लेटर फ्लेक्शन। और साइड वर्ड रोटेशन को हम लेटर रोटेशन कहते हैं, जब आप हिप का जब रोटेशन करते हो तो हम उसको लेटर रोटेशन कहते हैं ऑफ ट्रंक का। फिर ये मूवमेंट दिखा रखी है, मूवमेंट ऑफ द ट्रंक। एक्सटेंशन का मतलब बैकवर्ड मूव करना, फ्लेक्शन का मतलब फॉरवर्ड मूव करना, और लेटर फ्लेक्शन मतलब साइड वे मूव करना या बेंड करना। फिर आता है टर्म डिस्क्राइब यूजिंग फिर आता है टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मसल। अब ये अभी आपका पोजीशन का हो चुका है, मूवमेंट का हो चुका है, अब आते हैं हम अपने मसल पे। तो मसल में क्या क्या एनाटॉमिक लैंग्वेज हमको पता होनी ज़रूरी है, वो कौन कौन सी है वो जानते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है द एंड ऑफ द मसल विच इज़ रिलेटिवली फिक्स ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो वो मसल का वो एंड जो कि फिक्स होता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब आप अपने जब आपकी जो मसल फाइबर होती है वो जब स्मॉल, जब हम उसको प्रेशर देते हैं तो वो स्मॉल हो जाती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो उस टाइम जो आपकी जो एक एंड होता है वो फिक्स होता है, तो उस फिक्स मसल के उस फिक्स एंड को हम ओरिजिन कहते हैं। और इंसर्शन का मतलब होता है एंड ऑफ द मसल विच मूव ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारा जो इंसर्शन होता है, जो हमारे मसल का जो दूसरा एंड होता है वो पीछे की तरफ आता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और फिर बाद में जब वो रिलैक्स करते तो वो वापस आगे की तरफ, वो एंड आगे की तरफ हो जाता है। तो उस एंड को हम इंसर्शन कहते हैं जो मूवेबल है। और ओरिजिन वो एंड है जो कि फिक्स होता है। बस सिंपल है, जो मसल के दो एंड होते हैं, जो एंड फिक्स होता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसको ओरिजिन कहते हैं, और जो एंड मूव होता है उसको हम इंसर्शन कहते हैं। सिंपल है। फिर ये मसल्स का दिखा रखे हैं, मसल्स के पार्ट्स दिखा रखे हैं। टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग मसल। तो मसल बेली जो होता है वो मेन पार्ट होता है मसल का, जिसमें मसल होती है। फिर ये हड्डी दिखाई, हड्डियों के नाम है द ओरिजिन ऑफ द शॉर्ट हेड फ्रॉम द कोरेकॉइड प्रोसेस, ओरिजिन ऑफ द लॉन्ग हेड फ्रॉम द सुप्रागैलेनोइड प्रोसेस। ये बस बोन्स के नेम दे रखे हैं लास्ट पार्ट्स के। फिर ये वो दे रखे हैं बोन्स के नेम, एप्रोनियोसिस। फिर आगे आते हैं, ये बाद में समझेंगे जब हम मसल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो द टू टर्म ओरिजिन एंड इंसर्शन आर समटाइम इंटरचेंजेबल व्हेन द ओरिजिन मूव एंड द इंसर्शन इज फिक्स्ड। ये बताना चाह रहा है कि ये जब कभी कभार ये जो ओरिजिन और इंसर्शन के जो नाम है ये कभी कभार इंटरचेंज हो जाते हैं। जब ओरिजिन मूव, ये काफ़ी कम केसेस में ये काफ़ी कम मसल्स में होता है, वैसे ज़्यादातर में ओरिजिन ही फिक्स होता है। फिर हम आते हैं मसल्स के तीसरे पार्ट पे, यानी बेली पे। तो बेली द फ्रेशियन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल। तो जो पार्ट मतलब ज़्यादा होता है बेली होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है ड्यूरिंग द जब हम मसल्स को मतलब प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि उसकी जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है, तो उस पार्ट को हम मसल बेली कहते हैं।
और यही मसल बेली आप अब तक मसल समझते हो। फिर आता है टेंडन, द फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एंड कोड लाइक पार्ट ऑफ द मसल। तो टेंडन मेनली क्या होता है, आपके मसल और बोन को अटैच करने वाला कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फाइब्रस होता है और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। यानी कि वो जब आप उसको मूव करते हो, मतलब प्रेशर देते हो, तो वो मतलब कि ना वो शॉर्ट होता है ना वो लॉन्ग होता है, वो फिक्स होता है। फिर हम आगे आते हैं एप्रोनियोसिस, द फ्लैटेड टेंडन। और काफ़ी प्रकार के टेंडन होते हैं। जो टेंडन फ्लैट होते हैं उसको हम एप्रोनियोसिस कहते हैं, सिंपल। फिर हम आते हैं रैफ पे। रैफ का मतलब क्या होता है, अ फाइब्रस बैंड मेड अप ऑफ इंटरडिजिटिंग फाइबर्स ऑफ द टेंडन और एप्रोनियोसिस। मतलब रैफ एक फाइब्रस बैंड होता है, मतलब फाइबर्स का बना हुआ एक बैंड होता है, जो कि किस फाइबर का बना होता है, टेंडन और एप्रोनियोसिस के फाइबर्स का बना हो सकता है। और उसके जो फाइबर्स जो होते हैं वो इंटरडिजिटिंग होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे मिलाओगे तो आपके जो हाथों की उंगलियां हैं वो इंटरडिजिटेट हो जाएंगी। वही सब बता रखा है कि इंटरडिजिटिंग फाइबर्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली क्रॉस में लगे हुए ये फाइबर्स। और ये रैफ जो होता है वो टेंडन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि रैफ जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है और वो मसल्स में पाया जाता है, जबकि टेंडन जो होता है वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है। और अनलाइक लिगामेंट इट इज स्ट्रेचेबल। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट वो क्या कहते हैं, वो बैंड होता है जो कि जो बोन टू बोन या फिर जॉइंट टू जॉइंट को अटैच करता है। उस एक रस्सी होती है, फिर बैंड कह सकते हो, जो जॉइंट टू जॉइंट को अटैच करता है। तो अनलाइक लिगामेंट इट इज स्ट्रेचेबल। लिगामेंट स्ट्रेचेबल नहीं होता, जबकि ये स्ट्रेचेबल होता है। लिगामेंट आर फाइब्रस इन इलास्टिक बैंड विच कनेक्ट टू सेगमेंट ऑफ द जॉइंट। तो लिगामेंट क्या होता है, फाइबर का बना होता है, फाइब्रस होता है, इन इलास्टिक बैंड होता है, मतलब कि स्ट्रेचेबल नहीं है। विच कनेक्ट टू सेगमेंट ऑफ द जॉइंट, और वो दो जॉइंट को कनेक्ट करता है, यानी कि एक रस्सी की तरह काम करता है दो जॉइंट के बीच में। फिर आता है हमारा, फिर नीचे आते हैं हम, टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वेसल्स। अब वेसल्स के लिए आप कौन कौन से वर्ड यूज़ करोगे डिस्क्राइब करने के लिए, वो सब बता रखे हैं कौन कौन से टर्म यूज़ करोगे। तो सबसे पहला है आर्टरीज। आर्टरीज हम सब जानते हैं आर्टरीज क्या होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो ऑक्सीडेंटेड ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से लेकर पूरे हर बॉडी के हर एक पार्ट में। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेंटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्मोनरी एंड अम्ब्राइकल आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड। तो यही बता रखा है, आर्टरी जो होते हैं वो ऑक्सीडेंटेड ब्लड कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट से कैरी करके मतलब पास करते हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। लेकिन उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और अम्ब्राइकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, आपकी हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट है, वहाँ से वो आर्टरी निकलती है और वो लंग्स में जाती है डीऑक्सीडेंटेड ब्लड लेके, और उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और अम्ब्राइकल आर्टरी में वही होता है, वो डीऑक्सीडेंटेड ब्लड लेके जाती है, विच कैरी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड। आर्टरी रिजेंबल ट्री बिकॉज दे हैव ब्रांचेस आर्टरीओल्स। तो आर्टरीज को अगर हम एक साथ देखें सभी आर्टरीज को, तो वो एक ट्री की तरह दिखेंगी, क्योंकि उसकी काफ़ी ब्रांचेस होती है। फिर नीचे आते हैं, ये डायग्राम दे रखा है, आगे बताता हूँ। फिर वेन्स क्या होती है, वेन्स कैरी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट विच विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्मोनरी एंड अम्ब्राइकल वेन विच कैरी ऑक्सीडेंटेड ब्लड। तो वेन्स जो होती है वो आपको पता ही होगा कि डीऑक्सीडेंटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट की तरफ, यानी पूरे बॉडी के पार्ट्स से डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कलेक्ट करके आपके हार्ट को देती है। लेकिन उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो है पल्मोनरी वेन और अम्ब्राइकल वेन। पल्मोनरी वेन मतलब आपके लंग्स से ऑक्सीडेंटेड ब्लड लेकर जाती है आपके हार्ट में, और अम्ब्राइकल वेन में भी ऑक्सीडेंटेड ब्लड होता है विच कैरी ऑक्सीडेंटेड ब्लड। वेन रिजेंबल रिवर्स बिकॉज दे हैव ट्रिब्यूटरीज वेनुलस। अगर आप वेन्स को एक साथ देखो तो वो एक रिवर की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि उसकी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज एक रिवर की ब्रांच मान सकते हो आप। वेनुलस वेन्स हैव वॉल्स टू अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। वेन्स में क्या है, हर एक सेगमेंट में आपको वॉल मिलेगी ताकि उसमें फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब अगर ब्लड का फ्लो ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाए, नीचे ना, इसलिए हर एक पार्ट में वॉल मिलेगी आपको वेन्स के अंदर। फिर आगे आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज आर नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कंटेनिंग आर्टरियोल्स एंड वेनुलस। तो जैसे इसमें दिखा रखा है कि कैपिलरीज वो नेटवर्क है जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है हमारी वेनुलस का और आर्टरीज के बीच में।
और ये जो पार्ट कैपिलरीज का जो पार्ट होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। और एनास्थोमोसिस का मतलब होता है इट इज़ अ प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स। और जब कैपिलरीज में जब आर्ट्रियोल्स और वेनुलस का कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को हम एनास्थोमोसिस कहते हैं। सिंपल, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को शायद। फिर आते हैं टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग बोन फीचर। अब बोन के फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं वो बता रखे हैं इसमें। तो सबसे पहला है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है उभरा हुआ। तो सबसे पहला लीनियर एलिवेशन, यानी कि लाइन में उभरा हुआ है कुछ। तो लीनियर एलिवेशन में भी लाइन हो सकती है, लिप हो सकती है, रिज हो सकती है और क्रेस्ट हो सकती है। सिंपल। फिर आता है शार्प एवेलेशन। शार्प एवेलेशन का मतलब कि उसका जो एक एंड है वो शार्प होना चाहिए, यानी ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए। तो शार्प एवेलेशन कौन कौन हो सकते हैं? स्पाइन हो सकती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस हो सकती है, क्रोनो हो सकती है यानी हॉर्न, और या फिर हेमुलस हो सकती है, जिसका जो एक एंड है वो शार्प है, तो उसको हम शार्प एवेलेशन कहते हैं। फिर आगे आते हैं राउंडेड और इरेगुलर एवेलेशन। ये सब क्या है? जितने भी एवेलेशन है, जब आप आगे पढ़ोगे एक एक बोन के फीचर्स को पढ़ोगे तो उसमें वो दिखा रखा होगा कि ये जो बोन का फीचर है स्टाइलॉइड प्रोसेस है। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस नाम सुनते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो शार्प एवेलेशन का पार्ट, मतलब शार्प एवेलेशन को हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, यानी कि उसका जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो शार्प एवेलेशन है, यानी कि उभरा हुआ है शार्प तरीके से। फिर हम आगे तीसरे पाते हैं राउंडेड और इरेगुलर एवेलेशन में भी। ये कौन कौन हो सकते हैं कि ट्यूबिकल्स हो सकती है, ट्यूबरोसिटी हो सकती है, एपिकोंडाइल हो सकती है, मेल्यूलस हो सकती है, या फिर ट्रोचेटर हो सकती है। तो ये जितने भी है ट्यूबिकल्स, ट्यूबरोसिटी, ये सब क्या होते हैं? ये राउंड शेप में होते हैं, राउंड शेप में उभरे हुए होते हैं। फिर इसमें आगे बता रखा है रेमस इज ए ब्रॉड आर्म और प्रोसेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द मेन पार्ट और बॉडी ऑफ द बोन। और जो रेमस जो होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्टिंग होता है, मतलब प्रोसेस प्रोजेक्टिंग होता है, मतलब धीरे धीरे वो ग्रो करता है। कहाँ ग्रो करता है? हमारे मेन पार्ट पर ग्रो करता है और अलग अलग बोन्स ऑफ द बॉडी पे वो ग्रो करता है। तो जो ग्रोइंग प्रोजेक्टिंग है उसको हम रेमस कहते हैं। फिर आगे बता रखा है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, सिंपल। तो डिप्रेशन क्या क्या हो सकता है? मे बी पिट, इम्प्रेशन, फोविया, फोसा, ग्रूव, जिसको हम कहते हैं सुल्कस, और नॉच, इंसिसूरा। तो डिप्रेशन का मतलब क्या? डिप्रेशन क्या क्या हो सकता है? कहीं भी आपने नाम सुना हो, किसी भी बोन का पढ़ रहे हो या फिर किसी भी मसल्स का पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपने वर्ड सुना, पिट सुना, इम्प्रेशन सुना, फोविया सुना, फोसा सुना, तो अब उसका मतलब समझ जाना कि इधर कि फोसा मतलब कि इस एरिया में गड्ढा है। फिर हम आते हैं ओपनिंग पे। ओपनिंग में भी फोरामेन, कैनल, हाइटस और एक्वेडक्ट। तो ओपनिंग का मतलब सिंपल है, जैसे कि कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपके बॉडी के अंदर, तो उसको ओपनिंग कह सकते हैं, एकदम सिंपल। तो ओपनिंग क्या क्या हो सकती है? फोरामेन हो सकती है, कैनल हो सकता है, कैनल का मतलब आप समझते होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर हाइटस और एक्वेडक्ट होती है। फिर इसके बाद ये एनास्थोमोसिस दिखा रखा है एंटीरियर का। अभी मेरे हिसाब से इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये भी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इस एनास्थोमोसिस पढ़ेंगे एल्बो जॉइंट के डिटेल में। फिर ये हमारे स्कल का बेस दे रखा है, नॉर्मा बेसिलिस। फिर ये स्कल का फ्रंट पार्ट दे रखा है, नॉर्मा फ्रंटालिस। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी पढ़ाऊँगा तो आप जब भी, तो खाली हमको बेसिक पढ़ना है, ये सब आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिर ये ह्यूमरस का दिखा रखा है, ह्यूमरस और स्केपुला का। फिर ये फीमर का दिखा रखा है। फिर अब हम आते हैं कैविटीज़ पे। वो कैविटी क्या होती है? कभी भी मतलब कोई भी खाली एरिया, किसी भी खाली एरिया को हम कैविटी कह सकते हैं। तो फिर कैविटी बोन्स में होती है। लार्ज कैविटी बिटवीन बोन इज कॉल्ड साइनस। तो मतलब कि अगर हम साइनस कहाँ का होते हैं? एक तो हमारे फेस में होता है, हमारे फेस में काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होती है, जिसको हम साइनस कहते हैं, खाली स्पेस या कैविटी। और सेल्स और एंट्रम को हम कैविटीज़ कह सकते हैं। फिर आता है स्मूथ आर्टिकुलर एरिया में भी फेसेट, कॉन्ड्राइलर, हेड, कैपिचुलम और ट्रोचेलिया।
तो जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस किसको कहते हैं, जहाँ पर एक बोन का दूसरे बोन से आर्टिकुलेट होता है उसको हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं। और जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ होती है, उसको हम क्या क्या, उसको हम किस किस नाम से आप उसको बोल सकते हो, उसको फेसेट बोल सकते हो, कॉन्डाइलर बोल सकते हो, हेड कैपिचुलम या फिर ट्रोचलिया बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में खाली इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे टर्म्स यूज्ड इन क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि आपका लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एनाटॉमी का। और तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।